हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था। हम सिंगल वीडियो में ही अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट करने वाले कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। वैसे मैंने पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो मैंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके करवा रखा है। अगर आपको पार्ट में पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में 11वें चैप्टर तक सारे नोट्स कंप्लीट करवा रखे हैं। तो आपको अगर पार्ट में पढ़ना अच्छा लगता हो तो पार्ट में पढ़ सकते हो। अगर सिंगल वीडियो में पढ़ना अच्छा लगे तो आप सिंगल वीडियो में भी ये चैप्टर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और इसके नोट्स भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको भी नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना है। अगर आप साथ साथ बनाते हो तो ये नोट्स आपसे बन जाएंगे, वरना अगर बाद में बनाने बैठोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, आपसे नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के साथ साथ ही हमें नोट्स बनाते हुए चलना है। चलो देरी ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर होने वाला है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जीव प्रक्रम। जीव यानी सजीव और निर्जीव। जीव प्रक्रम में क्या होता है? सजीव और निर्जीव जीवधारी। सजीवों के क्या गुण हो सकते हैं, निर्जीव के क्या गुणसूत्र हैं या लक्षण है, ये सारी चीजें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है सजीव। सजीव वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव है, मतलब जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। जीवित यानी जो गति करता है, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, शोषण करते हैं, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि जो जो भी लक्षण होते हैं वो जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं? गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के लक्षण। निर्जीवों में क्या होता है? सजीवों में पाए जाने वाले वे सभी लक्षण निर्जीव में अनुपस्थित होते हैं। मतलब निर्जीव में ना तो गति होती है, ना प्रचलन होता है, ना पोषण की विधि होती है, वृद्धि होती है, ना ही शोषण करते हैं और ना ही उत्सर्जन करते हैं, ना प्रजनन करते हैं और ना ही इनकी मृत्यु होती है। तो ये सारे जो गुण होते हैं ये निर्जीव में अनुपस्थित होते हैं। जीव प्रक्रम क्या होता है? जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जीव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जीवधारियों में जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि होगी, प्रजनन हो गया, मृत्यु, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इनको हम सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। जीवन में अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम, जीवन में अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से? शोषण, पोषण, परिवहन, वृद्धि और उत्सर्जन। ये 5 जो जीव प्रक्रम में बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि पोषण भी जरूरी है। शरीर को ऊर्जा के लिए पोषण की जरूरत होती है, शोषण की जरूरत होती है, परिवहन, वृद्धि और उत्सर्जन। सबसे पहले आता है पोषण। जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण की आवश्यकता क्या होती है? शरीर में क्रम की स्थिति, अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर को ऊर्जा देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सजीव जो होते हैं वो अपना भोजन किस तरीके से प्राप्त करते हैं? सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते। जैसे कुछ परपोषी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ स्वयंपोषी होते हैं, कुछ मृतजीवी होते हैं। तो ये जो सभी सजीव होते हैं वो अलग अलग ढंग से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। जैसे स्वयंपोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे,
वे जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, जिससे सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। विषमपोषी क्या होते हैं? वे जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों यानी एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जंतु और कवक। स्वपोषी पोषण, यह पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक का निर्माण स्वयं करते हैं सभी हरे पौधे। तब कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी हो जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का, ये पूछा ही जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश की और जल और खनिज लवण की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णरहित की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। जैसे ये हो गया हमारा CO2, ये हो गया H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, 6 मोल O2 के और H2O का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। रंध्र क्या होता है? रंध्र आपने देखे होंगे कि पेड़ जो पत्तियां होती हैं इनके साइड में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होता है, जो वायु का या जल या खनिज पदार्थों का विनिमय करती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है वो रंध्र कहलाते हैं। पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य भी करते हैं। इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन गैस विनिमय रुक जाता है। जब ये रंध्र खुलेंगे तभी वाष्पोत्सर्जन या गैस विनिमय की प्रक्रिया होगी। अब आता है विषमपोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी पोषण कहलाता है। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे शाकाहारी, गाय, हिरण आदि सीधे ही घास वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। मृतपोषी, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम मृतपोषी कहते हैं। सर्वाहारी, जो सभी खा लेते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों एवं जंतु या इनके उत्पादकों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। परजीवी, जो दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे जूं, लीच, फीताकलमी, अमरबेल। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? जैसे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए उंगली के समान अस्थायी प्रवधों द्वारा भोजन के कणों को पकड़ता है। ये प्रवध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। जी, इसमें भोजन कणों का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से ही
भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमा भोजन कणों को मुख खांच तक लाने में सहायता करते हैं। अब आता है मानव पाचन तंत्र। मानव में ऐसे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, फिर उनको पचाने की प्रक्रिया होती है और मलद्वार द्वारा मल को बाहर निकालने की सारी जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर होती है? पाचन तंत्र के अंदर होती है। तो वही पढ़ेंगे मानव में पाचन तंत्र। भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य से कार्य करते हैं, मतलब समान रूप से जो कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल भी कई प्रकार की हो सकती है। मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित एवं पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सारे जो पार्ट होते हैं ये आहार नाल के अंदर आते हैं। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में जाता है। सबसे पहले भोजन हमारा मुख में जाता है। मुख दो गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है जिन्हें ऊपरी होठ व निचला होठ कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। फिर मुख से भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है। ग्रास नली, यह ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है तथा अंत में अमाशय में खुलती है। अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। मतलब सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय में से छोटी आंतों में इनका सर्वाधिक पाचन होता है। सारे पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के अंतर्गत ही होता है। अमाशय छोटी आंत में खुलता है। इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? इसका मुख्य कार्य जल, खनिज, लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करता है। अमाशय में अम्ल की भूमिका। अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्रावित होता है। यह अमाशय में अम्ल माध्यम बनाता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। पाचक एंजाइमों के कार्य। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो सारे भोजन को पचाने का कार्य वगैरह जो सब करते हैं, भोजन को सड़ने से बचाने के लिए, भोजन को जीवाणुओं से बचाने के लिए, ये सारे कार्य कौन करता है? एंजाइम करते हैं। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमारे शरीर में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। HCl किससे सिक्रेट होता है? अमाशय से। ये क्या करता है? अमाशय से HCl सिक्रेट होता है जो भोजन को जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी जीवाणु से भोजन को बचाता है। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है। मुख गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वश्य अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। यकृत के कार्य। यकृत क्या करता है? यकृत पित्त रस का स्रावन करता है जो अमाशय से आए भोजन का क्षारीय बनाता है। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। यकृत वसा एवं विटामिन का संचय करता है। यकृत वसा में इमल्सीकरण में सहायक होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। अगला आता है शोषण। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विलयन शोषण कहलाता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे शोषण कहते हैं। शोषण दो प्रकार का होता है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। ऑक्सीजन की अपना आता है वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को हम वायवीय शोषण कहेंगे।
वायवीय शोषण अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होकर CO2 जल तथा ATP का निर्माण होता है। वायवीय शोषण में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस पाइरूवेट 2 अणु बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते 6 अणु CO2 के बनेंगे, 6 अणु H2O के और 38 हमारी ATP यानी ऊर्जा के अणु बनेंगे। अब आइए देखो, इसके भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो है इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो हमें ये भी याद रखना है। अब वायवीय शोषण वायु की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को हम अवायवीय शोषण कहते हैं। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये कब होता है? जब हम दौड़ लगाते हैं। तो हमारी सांस तेजी से चलने लगती है तो हमें ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में नहीं मिलती है। तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है, जो O2 की अनुपस्थिति में ही हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होता है वो टूटने लगता है और वो ग्लाइकोजन में ना बदल के अल्कोहल में बदलता है और हमें बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हम हांफने लगते हैं। जब दौड़ते हैं तो हम हांफने क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में O2 की अनुपस्थिति में ग्लाइकोजन का टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो हम हांफने लगते हैं। ATP, इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। शोषण क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फोरस ऊर्जा ATP से ATP बनाना है। इन ATP का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। ATP के एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से 30.5 kg मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। ये हो गया मानव में शोषण कैसे होता है। अब पौधों में शोषण किस तरीके से होता है? पौधों में ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार का शोषण पाया जाता है। ऑक्सी शोषण वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती रहती है, जिसमें गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है, श्वसनीय कोशिका तथा अंतःकोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय, वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिकीय वायु में विनिमय। जंतुओं में किस तरीके से होता है? जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। इसलिए प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जल में मिले ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जो स्थल पर रहते हैं तो वो तो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो जल में, जैसे मछली वगैरह जो जल में रहती है, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में शोषण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जैसे सरल एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में शोषण कोशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। जलीय जंतु जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोमों तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर में विसरित हो जाती है। कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाए जाते हैं। स्थलीय प्राणियों जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य आदि में शोषण के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। मनुष्य का शोषण तंत्र, मनुष्य में किस तरीके का शोषण तंत्र पाया जाता है और इसके कौन कौन से अंग होते हैं? मनुष्य का शोषण तंत्र, मनुष्य में शोषण फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य के शोषण को फुफ्फुसीय शोषण कहते हैं। मनुष्य के शोषण तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, श्वसन मार्ग और फेफड़े। ये आज हम यहीं तक कवर करेंगे। यहाँ से पार्ट 2 में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इसको अगर हम एक पार्ट में करने लगे तो आपको पढ़ा भी नहीं जाएगा, इसीलिए हम छोटे टुकड़े करके पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, नोट्स भी बनाने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। थैंक यू।